जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जिन्होंने लैब के अंदर डाइसेक्शन वगैरह किया है उनको पता होता है कि जैसे चूहा हो या फिर जैसे मुर्गी हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको एक ही बारी में निकाल के अलग किया जा सकता है। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ ईसोफेगस से लेके पेट आता है, आंतें आती हैं, ये सारा का सारा एक ही बारी में निकल जाता है। ये आपस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा होता है। और इस पूरे के पूरे कैनाल के अंदर क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स इसके अंदर आती हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर ऐसी एंजाइम है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पचा सकती है। हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन हो जाएगा जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो जाएगा। तो सुनने में ये बात अजीब सी लग रही है, मगर आप ही की एंजाइम्स आपको भी पचा डालें ऐसी उनके अंदर पावर होती है। इसीलिए उनको बचा के रखना होता है शरीर से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जरा सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा का पूरा माउथ से लेकर और एनस तक पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स होती हैं जो ऐसी किसी और ऑर्गन के अंदर नहीं पाई जाती। अगर ये लेयर नहीं हो तो हमारी एंजाइम हमें ही पचा डाले। पिछले वीडियो में हमने देखा था माउथ से बक्कल कैविटी से फेरिंग्स और फेरिंग्स से ईसोफेगस के अंदर खाना चले जाता है। इस वीडियो के अंदर ईसोफेगस से लेके बाकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आते हैं उनके बारे में आपको जानना है। डाइजेशन के ओवरव्यू वाले चैप्टर में हमने देखा था कि मुंह से लेकर और स्टमक तक जो पाइप आती है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद स्टमक आता है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। अब इन सभी चीजों के अलग अलग के नाम हम जान लेते हैं जो कि हमें टेक्निकली चीजों को समझने में आसानी देगा। तो ईसोफेगस से खाना आता है स्टमक में और स्टमक से जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाने को जाना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और खाने में से सारी अच्छी चीजें निकालने के बाद में जो बचा हुआ सामान होता है उसको हम एग्जिट कर देते हैं। तो ईसोफेगस के बाद में 3 ऑर्गन आते हैं और उन तीनों के 3-3 हिस्से होते हैं। इनके नाम हमें जानने जरूरी हैं। मगर उसके पहले ये जानिए कि जो पाइप से स्टमक में खाना आ रहा है ये वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर एक वॉल लगा होता है, यानी खाना ऊपर से नीचे ही आएगा। और स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है तो वो भी वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर भी एक ऐसा वॉल लगा होता है कि एक ही डायरेक्शन में खाना आ सकता है, वापस नहीं जा सकता। ईसोफेगस से स्टमक के बीच के अंदर ये जो वॉल है इसको बायोलॉजी की भाषा के अंदर हम स्फिंक्टर कहते हैं और इस वॉल का नाम होता है गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। और दूसरा स्फिंक्टर होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के अंदर जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो खाना जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा, वापस रिवर्स होके वो नहीं आएगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा होता है जैसे स्टमक से ईसोफेगस के अंदर तब आता है जब आप उल्टी करते हो। मगर ये जो दूसरे वाला है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, यानी कि जो खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया है वो तो वापस बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब ये जो स्फिंक्टर्स हैं जो कि वॉल की तरह काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में खाने को जाने देते हैं और वापस उसको नहीं आने देते। ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो यहां पे समझिए ये माउथ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ईसोफेगस है, ये वाला हिस्सा जो है स्टमक है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन है। केवल समझने के लिए मैंने इन सभी को अलग अलग कलर्स दे दिया है ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहां पर 2 स्फिंक्टर्स भी बना देते हैं, एक स्फिंक्टर यहां हो गया, एक स्फिंक्टर यहां पे हो गया। अब ये जो स्टमक है इसके अंदर भी 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक लास्ट वाला। सबसे ऊपर वाले हिस्से का नाम है कार्डिक, बीच वाले हिस्से का नाम है फंडिक और तीसरे वाले हिस्से का नाम है पाइलोरिक। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 हिस्से होते हैं। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 हिस्से हम बना लेते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा डियोडिनम कहलाता है, बीच वाला जेजुनम और लास्ट वाला इलियम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला हिस्सा है इसको डियोडिनम कहते हैं, ये यू शेप्ड होता है। इसके बाद वाले को जेजुनम कहते हैं, ये काफी लंबा होता है और कॉइल्ड होता है। साथ ही जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको इलियम कहते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। और ये जो स्फिंक्टर था इसका अभी आपको नाम क्या बताया था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि पाइलोरिक के बाद में ये स्फिंक्टर आया था इंटेस्टाइन से पहले, इसीलिए इसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर था। तो ये कॉमन सेंस वाले 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टमक का कौन सा पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो भाई 3 पार्ट होते हैं, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट में खुलेगा। तो ये जो तीसरा पार्ट है इलियम, ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में और इसके अंदर भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एसेंडिंग, बीच वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स और लास्ट वाले को हम बोलते हैं डिसेंडिंग।
असल में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो शरीर के अंदर इस तरीके से लगी होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे खत्म होती है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ जाती है, फिर फ्लैट होती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है और इसी से इसके नाम पड़े हैं। यानी कि ऊपर जाने वाला असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स और फिर डिसेंडिंग। जो डिसेंडिंग है, जो लास्ट वाला जो हिस्सा है, वो रेक्टम में खुलता है। तो यहां पर तो इसको हमने समझने और इसको याद करने के लिए बनाया हुआ है, अदरवाइज ये इस प्रकार का यू ना हो के कुछ इस प्रकार का यू होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसे दिखा रखी है, ये बहुत सारी कॉइल्ड होती है, एक जगह बहुत सारी इकट्ठी होती है, ये बहुत ही लंबी होती है और उस लंबी के ऊपर ये यू बैठा हुआ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसके नीचे रेक्टम होता है। पचने के बाद में जो बचा हुआ खाना होता है धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में भरता जाता है। अगले दिन सुबह आप उठ के उसको निकाल देते हो। अब यहां पर एलिमेंट्री कैनाल मैंने दोबारा से बनाया है क्योंकि मैं आपको लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं। ये सबसे अंदर वाली एक लेयर बना दी है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है दोनों तरफ से, मतलब इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ से एक और लेयर इसके ऊपर होती है। और ये 2 लेयर ही नहीं होती, इसके ऊपर 2 लेयर और होती है, यानी कि टोटल एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया है। यहां पर इसको समझने के लिए एक और काम करते हैं। हम इस एलिमेंट्री कैनाल को इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये 4 लेयर्स हैं। ये बीच के अंदर जो है यहां से खाना पास हो रहा है और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि समझने में आसानी हो। यानी एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा पाइप है जिसके ऊपर 1 कोटिंग, 2 कोटिंग, 3 कोटिंग और 4 कोटिंग है। और ये इतनी सारी कोटिंग इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, उसको ढंग से अगर बचा के नहीं रखेंगे तो ये जो एंजाइम्स हैं ये हमें ही डाइजेस्ट कर डालेंगी। तो ये सबसे अंदर जो है जहां से खाना पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के बाद में जस्ट इसके साथ के अंदर जो लगा होता है वो होता है म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा होता है ये लिसा सा होता है और ये कॉन्स्टेंटली सिक्रीट होता ही रहता है। इसको सिक्रीट होने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला तो ल्यूब्रिकेशन है ही, क्योंकि बीच में से सामान निकल रहा है, अगर ल्यूब्रिकेटिंग नहीं होगा तो साइड के अंदर वो घिसटता हुआ जाएगा। दूसरा एक और भी कारण होता है कि म्यूकोसा के अंदर हमेशा अंदर से बाहर चीजें आती रहती हैं। बाहर चीजें आती रहती हैं मतलब बाहर से अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस बाहर से अंदर आने की कोशिश करे तो अंदर से बाहर जो ये म्यूकोसा आ रहा है, जो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गिरता जा रहा है, ये उसको अंदर नहीं जाने दे, उल्टा उसको साथ के अंदर बहाते हुए आगे की तरफ ले जाएं और स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन से होते होते उसको बाहर फेंक दें। तो ये जो म्यूकोसा है ये ल्यूमेन के बाहर सबसे पहले आता है और इसका बेसिक फंक्शन ल्यूब्रिकेशन और पैसेज ये सब रहता है। म्यूकोसा के बाद में दूसरी ये जो नीली लेयर मैंने बना रखी है, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। तो इसका नाम अलग से नहीं रख के म्यूकोसा के बाद में सब म्यूकोसा इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिकली ये म्यूकोसा को सपोर्ट कर रही होती है। यहां से म्यूकस जो है वो सिक्रीट भी हो रहा होता है, कई सारी एंजाइम सिक्रीट हो रही होती हैं, यानी कि बेसिकली जो म्यूकोसा है ये सब म्यूकोसा के सहारे ही होती है, इसीलिए इसका नाम अलग ना देके सब म्यूकोसा कह दिया इसको। और सब म्यूकोसा के बाहर में होती हैं ये जो लाल कलर की जो दिखा रखी हैं, ये है मसल्स। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स का बड़ा रोल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि खाना जब आगे जा रहा होता है तो मसल्स उसको पीछे से ऐसे ऐसे दबाती जाती है ताकि वो खाना और आगे चलता जाए। साथ ही के अंदर स्टमक के अंदर तो मसल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, वो आपको पता ही है। तो मसल्स का होना जरूरी है यहां पे ताकि खाना का है वो पैसेज बनता जाए और साथ ही के अंदर एंजाइम्स को मिक्सिंग करने के लिए भी मसल्स का सहारा होता है। तो ये जो रेड वाली है और ये जो ग्रीन वाली है, ये दोनों ही एक प्रकार की मसल्स हैं। तो अंदर से अगर देखा जाता है तो पहले ये रेड आती हैं, इनको हम इनर मसल्स बोल देंगे, और ये जो बाहर है इसको हम आउटर मसल्स बोल देंगे। मगर इसके अंदर एक और चीज भी होती है, जैसे हमें हथेली खोलनी हो तो अलग मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है और बंद करनी हो तो अलग मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार से जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर चीजों को आगे भेजना है तो एक सर्कुलर मसल्स होती हैं जो ऐसे दबाती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो जब दबती हैं तो ये वापस खुल जाता है। तो ये आउटर वाली जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल हैं और इनर वाली मसल्स हैं ये सर्कुलर हैं। सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर ऐसे दबाएगी, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे खींचेगी। इन दोनों को मिला के, यानी कि जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इसे मस्क्यूलरिस। इन सब के बाहर ये जो लास्ट के अंदर ये जो कोटिंग है इसको हम बोलते हैं सिरोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल को अगर पाइप की तरीके से हम मानते हैं तो जो पाइप है उसका सबसे आउटर वाला जो हिस्सा है वो हमारे शरीर के कांटेक्ट के अंदर आ रहा होता है। यानी ये जो ब्लैक वाली लेयर है सिरोसा है, ये शरीर के कांटेक्ट में आती है और ये जो सिरोसा है ये बनी होती है मेसोथीलियम से। जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो एपिथीलियम होती है उसको हम मेसोथीलियम कहते हैं, यानी कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको मेसोथीलियम कहता है। तो यहां पर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो आउटर जो पार्ट है यानी कि मेसोथीलियम है, उस जो लेयर है वो लेयर तो सिरोसा है और वो बनी है मेसोथीलियम से।
और मेसोथेलियम के साथ में कुछ और टिश्यूज भी होती है जिनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसको डिटेल के अंदर आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। मस्कुलरिस लेयर जो होती है, जो सिरोसा से जस्ट पहले होती है, वो बनी होती है स्मूथ मसल्स की। जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर एक एडिशनल मसल्स भी होती है, वो ओब्लिक होती है। अब खाना जाता है ल्यूमन के अंदर और ल्यूमन के कांटेक्ट में आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा को सपोर्ट करता है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के पास में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके पास में नर्व एंडिंग्स भी होनी चाहिए, वो नर्व एंडिंग से उसको पता चले कि क्या अंदर चल रहा है। उसके पास के अंदर ब्लड भी होना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज का एक्शन करने के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब खाना खाते हो उसके बाद में नींद आती है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड खाना पचाने के अंदर लग जाता है, और ये जो ब्लड है ये एलिमेंट्री कैनाल के आसपास में इकट्ठा हो जाता है, इन मसल्स के अंदर और इन लेयर्स के अंदर ज्यादा आ जाता है, और थोड़ी देर के लिए दिमाग वाला जो ब्लड है थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा नींद आती है। तो ये जो सब म्यूकोसा है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, और इसके अंदर नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। लिम्फ के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। अब ये जो म्यूकोसा है जो कि सब म्यूकोसा से भी अंदर होता है, ये सब म्यूकोसा पहले ही लूज कनेक्टिव टिश्यूज की, मतलब बहुत ही लूज टिश्यूज की बनी हुई है। तो ये म्यूकोसा के अंदर कोई खास चीजें नहीं होती। इसके अंदर ये जो फोल्ड्स हैं अंदर जो ल्यूमेन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ये भी काफी इर्रेगुलर से होते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की होती है। कई कई जगह जो म्यूकोसा होती है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ब्रश के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर फैले होते हैं, और उनको हम विलाई बोलते हैं। मतलब आपको म्यूकोसा के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि स्टमक के अंदर इसमें इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं, और उन इर्रेगुलर फोल्ड्स को रूक कहा जाता है। और दूसरा ये कि इंटेस्टाइन के अंदर, म्यूकोसा के अंदर विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको कहते हैं। ये जो विलाई होते हैं इनके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, और माइक्रोविलाई मतलब और ज्यादा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ब्रश की तरीके से स्ट्रक्चर उसमें से निकले होते हैं। इसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर हमें एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, और ये सारा का सारा काम करता कौन है? म्यूकोसा करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं विलाय, वो करते हैं, और माइक्रोविलाय करते हैं। तो देखिए जैसे ये सेल का बेस है और ये तो है विलाय उसके ऊपर, और माइक्रोविलाय को अगर मुझे बनाना है तो ये जो हर एक जो विलाय है इसके ऊपर माइक्रोविलाय ये बने हुए हैं। इन विलाय से और माइक्रोविलाय से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर इसका फायदा होता है। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर लिम्फ की अच्छी सप्लाई होती है। तो इनके अंदर एब्जॉर्प्शन करना होता है, इनका मेन फंक्शंस है, और उसके लिए शरीर ने इन्हें कुछ एक्स्ट्रा सहूलियत दे रखी है। पहली चीज इनके पास होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि जितने भी विलाई हैं यहां पर ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं। यहां पर खून की सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से होती है, और साथ ही के अंदर इस माइक्रोविलाई के अंदर लैक्टियल, ये देखिए लैक्टियल जो है ये लिम्फ वेसल है एक प्रकार की। कैपिलरीज उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, साथ ही के अंदर थोड़े बहुत पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। मगर ये जो लिम्फ वेसल है जिसका नाम लैक्टियल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ता है इस लिम्फ के अंदर। और छोटा मोटा एब्जॉर्प्शन और जो ब्लड की सप्लाई है वो तो इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड वाली से पूरी हो जाती है, और बड़ा जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है इस लैक्टियल से। अब म्यूकोसा की इन दो बातों को तो आपने जान ही लिया है, मगर एक बात और जान लीजिए कि म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली इस एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो बीच का जो ल्यूमन है, इसको हमेशा गीला टाइप रखा जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग रखा जाता है, और वो कांस्टेंट सिक्रीशन म्यूकोसा का इसके अंदर होता रहता है। मतलब म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जिनका कांस्टेंट सिक्रीशन होता है, और ये जो कांस्टेंट सिक्रीशन है ये क्या फायदा देता है? ये देता है ल्यूब्रिकेशन का। अब क्योंकि म्यूकोसा सबसे बाहर वाली लेयर है तो म्यूकोसा के अंदर ही सारे के सारे ग्लैंड्स खुलते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं म्यूकोसा के अंदर, ये क्या करते हैं? कांस्टेंट सिक्रीशन कर रहे हैं, जबकि ये क्रिप्ट्स हैं ये कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। सिक्रीशन और सिक्रीशन का उल्टा एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन किसका? खूब सारी एंजाइम्स का, एसिड का, ये सारा का सारा सिक्रीशन। साथ ही के अंदर ल्यूब्रिकेशन वाली चीजों का सिक्रीशन भी सिक्रीशन है, मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो अंदर ल्यूमन है उसके अंदर चीजें डाल रहे हैं। मगर ये क्रिप्ट्स क्या कर रहे हैं? ये उसमें से सामान निकाल रहे हैं। यहां पर आप एक नाम याद कर लीजिए, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है ये विलाय के बेसिस में होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये तो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह फैले हुए होते हैं। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर स्टमक के अंदर ग्लैंड
ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ये तो हर जगह होते हैं। मगर ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कण है, ये केवल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है और माइक्रोविलाई है उसका बेस है, वहां पर पाए जाते हैं। अब ये जो 4 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस के साथ में पाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है मस्कुलरिस के बीच के अंदर, उसी तरीके से अभी हमने देखा कि इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाई अलग से आ जाते हैं, और साथ ही के अंदर हमने देखा कहीं कहीं पर अलग अलग जगह ग्लैंड्स भी इसके अंदर होते हैं। यानी कि ये एक ओवरव्यू है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, और हर जगह अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। मगर क्योंकि ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, इसीलिए हमने इसको ओवरव्यू के अंदर देखा। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या जाना है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि अलग अलग प्रकार के वॉल्स होते हैं जिनको हम स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर खाने को वापस जाने से बचाते हैं। एक स्टमक से पहले होता है, एक स्टमक के बाद होता है। इसके बाद में हमने एलिमेंट्री कैनाल के 3 हिस्सों के 3-3 अलग अलग हिस्सों के नाम जाने। इनको आपको 2-3 बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा। स्टमक में कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। फिर हमने डिटेल के अंदर जाना कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और उन सबके मॉडिफिकेशंस किस किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे अंदर जो खाली जगह थी जहां पर खाने आता है वो है ल्यूमन, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाहर होती है सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर जो कि मसल्स की बनी होती है उसका नाम भी मस्कुलरिस होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं सिरोसा। म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, कांस्टेंट सिक्रीशन करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए। साथ ही म्यूकोसा अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस के साथ मिलती है, जैसे स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनका नाम र्यूग होता है, और साथ ही के अंदर इंटेस्टाइन में वो विलाय और माइक्रोविलाय के हिसाब से दिखाई देती हैं। म्यूकोसा के ही ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स के बारे में भी हमने जाना, और यहां हमने याद किया क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कण को, और ये हमने ध्यान में रखा कि जो लार्ज लिम्फ वेसल है उसका नाम लैक्टियल होता है। इसी के साथ में आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी पूरी इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो। जो इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स जहां जहां पर आ रही हैं उसको 2-3 बार लिखते जाओ ताकि याद कर लो, क्योंकि शुरुआत के अंदर इन चीजों को याद करने में थोड़ी परेशानी आती है। हालांकि अभी तो कुछ आया ही नहीं है। उम्मीद है अच्छी प्रकार से आइडिया हो गया होगा आपको कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें होती है। हर एक डिटेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ओवरव्यू वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। छोटी मोटी चीजें याद करने वाली तो कभी भी याद हो जाती हैं।